चलिए स्टार्ट करते हैं अपना एमसीक्यू सीरीज का अगला एमसीक्यू। जिसका नंबर क्या है सर? जिसका नंबर क्या है उसका नंबर है अपना केस सिनेरियो नंबर 18। केस सिनेरियो नंबर 18 का अपन बात करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है सब अपन समझने वाले हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे, एमसीक्यू के अपन आंसर देने वाले हैं। पहले क्या लिखा? मिस्टर अभिषेक सेठ। मिस्टर अभिषेक सेठ, इनका एज कितना है? 42 ईयर्स इनका एज है। इज वर्किंग एज ए सीईओ ऑफ सोइल लिमिटेड। ही प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर प्रिपरेशन एंड फाइलिंग ऑफ एज इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। अपना मार्च 2025 का रिटर्न भरवाने के लिए इन्होंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दिया है, ये आपको पढ़ना है और अपना इनका रिटर्न भरना है आपको। चलिए, इन्होंने कहा है हमारा सैलरी अलाउंस और प्रिक्विजिट जो मिलके आता है वो आता है 1,35,00,000 रुपीज। डिविडेंड हमको मिला है पीक्यूआर लिमिटेड कंपनी से, जो कंपनी ने डिक्लेयर किया और पेड कर दिया इन जुलाई 2024 में, वो किया है 5,90,000 रुपीज। फिर उसने इंटरेस्ट इनकम दिया है ऑन सेविंग बैंक। सेविंग बैंक में उन्होंने इंटरेस्ट दिया है, कितना है उसका? 24,530 उसको इंटरेस्ट मिला है। उनको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मुंबई ऑन 15 दिसंबर 2024 को उन्होंने, उनको क्या हुआ? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, वो उनका 1,73,540 का उनको गेन हुआ है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है उनको ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, एसटीडी पेड, उन्होंने एसटीडी पे कर दिया है उनका। और ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कब हुआ? उनको हुआ है 22 जून 2024 को उनको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है और ₹73 लाख और ₹73 लाख। उन्होंने उन्होंने और क्या किया? ही आल्सो फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पेमेंट्स मेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25। 24-25 में इन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, कहाँ कहाँ किए हैं? 3 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट ऑफ ₹25,000। 3 ईयर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट ऑफ ₹25,000। सर, ये इन्वेस्टमेंट किया है, क्या इसका एटीसी का रिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज नो। सर, रिडक्शन क्यों नहीं मिलेगा? पोस्ट ऑफिस में अगर आपने डिपॉजिट किया तो आपको एटीसी का रिडक्शन मिलता है ना, वो तब मिलता है जब आप 5 साल या उससे ऊपर के लिए करते हो। इन्होंने क्या किया? 3 साल के लिए किया, तो इनको डिडक्शन वहां पे एटीसी में नहीं मिलेगा। एटीसी में इनको डिडक्शन नहीं मिलेगा। चलिए, कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने पीपीएफ में। पीपीएफ में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है ₹35,000 इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया, तो इसका उसको एटीसी मिल जाएगा। इसको क्या मिल जाएगा? एटीसी मिल जाएगा, अगर वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे करता है तो। चलिए, ये एटीसी के लिए एलिजिबल है। ट्यूशन फीस पे किया उन्होंने 3 बच्चों का। ट्यूशन फीस ऑफ 3 चिल्ड्रंस इन भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन दिल्ली। दिल्ली में उन्होंने अपने 3 बच्चों का ट्यूशन फीस पे किया है ₹20,000 पर एनम पर चाइल्ड। पता है आपको रिडक्शन कितना मिलता है एटीसी में? आपको एटीसी में आपको ट्यूशन फीस का आपको रिडक्शन मिलता है ओनली मैक्सिमम 2 चाइल्ड्स के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने कितना पे किया है? इन्होंने 20,000 पे किया है पर चाइल्ड। इनके 3 बच्चे हैं, इन्होंने 60,000 रुपये पे किए हैं। बट अपन को अलाउड कितने होंगे एटीसी में? अपन को एटीसी में ओनली 2 बच्चों का एक्सपेंस अलाउड होगा, यानी कि 40,000 अपन को अलाउड होने वाला है यहाँ पे। चलिए, सब्सक्रिप्शन किया है उन्होंने एनएचआई एक रिडीमेबल बॉन्ड में, जो 5 साल के बाद रिडीमेबल होने वाले हैं। ऑन 16 मार्च 2025 को उन्होंने क्या किया? उसमें इन्वेस्टमेंट किया है 2 लाख रुपए का। 16 मार्च को उन्होंने क्या किया? 2 लाख का उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया है। पता है अपना 54 ईसी अपना एक सेक्शन आती है, वो बोलती है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में, अगर आप जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो और वो 6 ट्रांसफर की डेट से अगर 6 महीने के अंदर अंदर कर देते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था आपको 15 दिसंबर को हुआ था। उससे 6 महीने के कब होते हैं? आई थिंक 15 मई को होते हैं। तो उन्होंने 15 मई से पहले पहले उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है एनएचआई में, तो इसको इसका रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। तो मतलब ये कैपिटल गेन 1,73,540, इसमें से अपन क्या कर देंगे? जितना अप टू कैपिटल गेन तक आपको क्या मिलता है? डिडक्शन मिलता है, राइट? तो यहाँ पे 1,73,000 का इनको डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे जो बचा है इनको ₹1 भी कैपिटल गेन पे टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है लॉन्ग टर्म वाले पे, ठीक है। फर्दर हिज सन, उसका बेटा मास्टर धवल, उसका नाम क्या? मास्टर धवल, जिनका एज कितना? 15 साल का है। ही आल्सो अर्न द फॉलोइंग इनकम, उसको भी फॉलोइंग इनकम उसको हुआ है। इनकम फ्रॉम ए क्विज कंपटीशन, कोई क्विज का कंपटीशन हुआ था, एमसीक्यू का कंपटीशन हुआ था, वहां पे जीत गया है, उसको वहां पे 25,000 रुपये मिला है। तो क्या सर ये जो 25,000 मिला है, क्या ये फादर या मदर के हाथ में क्लब होगा क्या इनकम? आंसर इस नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि उसने अपने टैलेंट से कमाया है। अपने क्लबिंग में पढ़ा था, अगर बच्चे ने टैलेंट से पैसा कमाया तो उसको उसको क्लब नहीं करेंगे, तो ये क्लबिंग में नहीं आएगा। उसको इंटरेस्ट हुआ है बैंक के फिक्स डिपॉजिट से, एफडी से उसको इंटरेस्ट मिला है, क्या ये क्लब होगा? आंसर इज ये क्लब हो जाएगा, क्योंकि ये इसको
टैलेंट से नहीं मिला, ये पैसा उसको टैलेंट से नहीं मिला, ये तो इन्वेस्टमेंट करने से मिला ना, ये टैलेंट से पैसा नहीं मिला है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये इनकम क्लब हो जाएगा, क्लब नॉट क्लब। ठीक है, चलिए एज्यूमिंग दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड ऑन टाइम, जो भी टीडीएस कटना था वो टाइम पे कट चुका है, वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां उसको अप्लाई था, मिस्टर अभिषेक हैज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 BAC, मतलब क्या है ना, ऑप्टेड आउट यानी कि वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहा है, वो 115 BAC से टैक्स नहीं पे कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बेस पे आपको क्या करना है ना, सारे एमसीक्यूज के आपको आंसर देने रहेंगे। चलिए फर्स्ट एमसीक्यू क्या बोलता है, व्हाट इज द क्वांटम ऑफ इनकम ऑफ धवल, जो उनका बेटा है ना धवल, which is to be clubbed with the income of Mr. Abhishek if any, assuming that income of Mr. Abhishek is greater than the income of his spouse, मतलब उसकी पत्नी से उसकी इनकम ज्यादा है, तो पता है जिसकी इनकम ज्यादा होती है उसी के साथ बच्चे की इनकम क्लब होती है, तो ये कह रहे हैं कि मिस्टर अभिषेक की इनकम ज्यादा है, तो बताइए मिस्टर अभिषेक के हाथ में कितना इनकम धवल का क्लब होने वाला है। तो देखिए इसका दो टाइप का इनकम था बच्चे का, तो ये जो क्विज वाला इनकम वो तो क्लब होगा नहीं, जो नॉन क्विज वाला इनकम है 9,500 रुपए क्लब हो जाएगा, तो इसका कितना इनकम क्लब होगा, एक तो 9,500 होगा, तो सर आंसर अपना डी रहेगा क्या, नहीं डी नहीं रहेगा, ध्यान रखना, जब बच्चे का इनकम पिता के हाथ में क्लब होता है ना, तो पता है आपको 1,500 रुपए का आपको एग्जेम्पशन मिलता है, वो 1,500 रुपए का अपन एग्जेम्पशन ले लेंगे यहाँ पे, तो अपने पास बचेगा 8,000 रुपए, ये अब क्या होने वाला है, मिस्टर अभिषेक के हाथ में क्लब होने वाला है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा बी वाला, राइट। What is the gross total income of Mr. Abhishek for assessment year 25-26? Assessment year 25-26 के लिए अभिषेक का ग्रोस टोटल इनकम कितना होगा, ग्रोस टोटल इनकम कितना होगा, अब मेरी बात समझना, ग्रोस टोटल इनकम हम कैसे निकालते हैं, पहले 500 हेड की इनकम निकालते हैं, उसके बाद उसमें से डिडक्शन वगैरह लेस कर देते हैं, लेस करने के बाद अपने पास आता है टोटल इनकम, तो अपन को डिडक्शन लेस करने से पहले वाला निकालना है, यानी जीटीआई निकालना है अपन को, तो 5 हेड की इनकम को अपन ऐड करेंगे, तो इन्होंने सैलरी से कितना कमाया है, देखो इन्होंने सैलरी से कमाया है, एक तो 1,35,000, 1,35,00,000 रुपीज, सेकंड 5 लाख, ये तो अपना अदर सोर्सेस है ना, अब मेरी बात समझना, सैलरी से इन्होंने कितना कमाया, अब देखो मैं एक काम करता हूँ ना, यहाँ पे कर देता हूँ सैलरी, यहाँ कर देंगे अपने अदर सोर्सेस, और यहाँ कर देंगे कैपिटल गेन, सर कैपिटल गेन ऊपर आता है, हाँ कोई बात नहीं यार अपन ने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता एमसीक्यू को। ठीक है, इन्होंने डिविडेंड से कमाया 5,90,000 रुपए, इन्होंने सेविंग बैंक का इंटरेस्ट कमाया 24,530, इन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया, बट उसके अगेंस्ट में अपन को डिडक्शन मिल चुका है, तो इसको अपन ऐड नहीं करेंगे। इन्होंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कमाया वो है 73 लाख रुपीज, और बस इनका इतना इनकम है, इनका इतना इनकम है, और ये जो 8,000 रुपए है वो बच्चे वाला, वो भी यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, राइट। तो अब इन सबको जोड़ लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इसका ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, फटाफट से निकाल के बताइए, मैं भी इसको कंप्यूट कर लेता हूँ, मैं भी इसको क्या कर लेता हूँ, कंप्यूट कर लेता हूँ, आप भी मेरे को फटाफट से जोड़ के बताइए कितना आंसर आता है अपना, 1,35,00,000, सॉरी एक चीज अपन भूल गए, पता है एक चीज अपन भूल गए, पता है अगर आप सैलरी इनकम आप जब टैक्सेबल करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है आपको, वो अपन लेस कर देंगे यहाँ पे 50,000, क्योंकि अपन नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपना इनकम जो आएगा 1,35,00,000 माइनस 50,000, अपना आएगा 1,34,50,000। अब बाकी सबको जोड़ लीजिए, ठीक है, अब बाकी सबको आप ऐड कर लीजिए, $2,13,72,530, राइट, 2,13,72,500 लिख दीजिए यहाँ पे, 2,13,72,530, राइट, ये इसका अपना टोटल आता है, ये अपना बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, ये दे रखा है कहीं आंसर में, ये कहीं आंसर में दे रखा है, सर ए वाला दे रखा है, तो ए वाला अपना आंसर सही हो जाएगा। चलिए व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउेबल अंडर सेक्शन 80C टू मिस्टर अभिषेक, अब मिस्टर अभिषेक को 80C में कितना डिडक्शन मिलने वाला है, तो देखो यहाँ पे देखोगे, एक तो ये 35,000 का मिलेगा, दूसरा आपको ये 40,000 का मिलेगा, तो कितना मिलेगा, 35 प्लस 40,000 कितना था, 75,000 का इसको रिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा, 75,000 का इसको यहाँ पे रिडक्शन मिल जाएगा। व्हाट शेल बी द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अभिषेक, मिस्टर अभिषेक का टैक्स का लाइबिलिटी कितना आएगा, सर 2,13,72,530 पे अपन को टैक्स लाइबिलिटी निकालना है, बराबर
इस पे अपन को टैक्स का लाइबिलिटी निकालना रहेगा, तो निकाले सर, कैलकुलेट करें सर, करिए सर, करिए, हम आपको देखेंगे। यार देखना नहीं है, मेरे साथ साथ आपको भी कैलकुलेट करना है, क्योंकि एग्जाम में सर करिए करने से काम नहीं चलेगा ना, एग्जाम में आपको खुद को करना पड़ेगा, एग्जाम में सर करिए से काम नहीं चलेगा। चलिए 2 करोड़ 13 लाख, सर आप इतना तेज क्यों बोलते हैं? अरे इतना तेज अभी बोलना पड़ता है यार। 2 करोड़ 13 लाख 72,530 पे अपन को टैक्स निकालना है। अब पता है ये इनकम कितना 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उसको पता है 25% वाला सरचार्ज लग सकता है, तो अपन को उनको बाइफरकेट करना पड़ेगा भाई, डिविडेंड या कैपिटल गेन की वजह से कितना इनकम है और बाकी वाला इनकम आपका कितना है, वो अपन को अलग अलग करना पड़ेगा, राइट। वो अपन को अलग अलग यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए अपन इनको अलग अलग कर देंगे, राइट। अब 1 सेकंड में एक सेकंड रुकना ना। चलिए चलिए अपन, सॉरी, चलिए अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अपन को दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुना, अलग अलग करने से पहले अपन को एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ बच्चे झूठ मतलब गलती कर देते हैं। देखो ये क्या लिखा है, ये क्या है, ये अपना जीटीआई, राइट। इसमें से अपन को डिडक्शन देने पड़ेंगे, पहले अपन को क्या देने पड़ेंगे, इसमें से डिडक्शंस देने पड़ेंगे। कौन कौन से डिडक्शन देने पड़ेंगे, एक तो देना पड़ेगा अपन को एटीसी का, जो अपना 75,000 का है। सर दूसरा कौन सा है, दूसरा आपको डिडक्शन देना रहेगा यहाँ पे, ये देखो ये जो आपको इंटरेस्ट मिला ना सेविंग बैंक का, जो आपको सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट मिला है 24,000, उसके अगेंस्ट में आपको डिडक्शन मिलता है। तो ये मिलता है मैक्सिमम आपको एटीटीटीए में, मैक्सिमम आपको मिलता है 10,000। तो ये अपन को डिडक्शन यहाँ मिलेगा 85,000 का, राइट। अपन को यहाँ पे 85,000 का आपको डिडक्शन भी लेना है। तो आपका इनकम कितना आएगा, एनटीआई आपका कितना आएगा, एनटीआई आपका आने वाला है 2,13,72,530 में से आप लेस कर दोगे, 85,000, राइट। तो अपने पास एनटीआई आएगा 2,12,87,530 बराबर। सर अब देखना है कि सर ये इनकम जो 2 करोड़ से ऊपर गई है, क्या वो डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन की वजह से गई है या फिर खुद ही 2 करोड़ से ऊपर है। तो यहाँ पे देखेंगे भाई अपना कैपिटल गेन कितना है, 73 लाख रुपीज है। तो अगर 73 लाख भी इसमें से कम कर देंगे तो इनकम तो क्या है, कैपिटल गेन की वजह से ही 2 करोड़ से ऊपर गया है। कैपिटल गेन और डिविडेंड का इनकम है 5,90,000 रुपए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो मतलब इन दोनों की इनकम की वजह से इसका इनकम 2 करोड़ से ऊपर गया, अदरवाइज ये 2 करोड़ से कम था। तो पूरे इनकम पे जो टैक्स आएगा उस पर अपन क्या लगा देंगे, 15% के रेट से अपन सरचार्ज लगा देंगे, क्योंकि अपना इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है। चलिए तो इसको अपन बाइफिकेट करेंगे, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आया है वो एट द रेट 15% से टैक्सेबल होगा, क्योंकि अपना 23 जुलाई से पहले का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। ये देखो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको कब हुआ है, 22 जून 2024 को आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। इसका मतलब क्या होगा ना, ये 15% से टैक्सेबल होने वाला है। और जो बाकी अदर इनकम बचेगा, अदर जो इनकम है मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 73 लाख का जो आपका अदर इनकम है वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्सेबल होगा। वो कितना है, वो अपना है 2,12,87,530 माइनस 73 लाख रुपीज, ये अपना रहेगा 1,39,87,530, राइट। इस पे नॉर्मल प्रोविजन अपन टैक्स लगाने वाले हैं। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे कितना टैक्स आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आएगा, वो आएगा 10,95,000। और इस पे जो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स आएगा 1,39,87,530 पे नॉर्मल प्रोविजन से कितना टैक्स आता है, फटाफट से निकाल के बताइए। और इसका एज कितना है, इसका एज है 42 ईयर्स। इसका मतलब इस पे 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से लेके 5 लाख तक 5% है, 5 से लेके 10 लाख तक 20%, और 20 से 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पे 30% का टैक्स का रेट लगने वाला है। तो फटाफट से मेरे को टैक्स निकाल के बताइए। इस पे टैक्स आएगा 40,08,759, राइट। 40,08,759 रुपीज। चलिए इन दोनों को अपन ऐड कर देंगे, तो अपने पास टोटल टैक्स आएगा 10,95,000 प्लस 40,08,759, तो अपने पास आएगा 51,03,759। इसमें अपन ऐड कर देंगे 15% सरचार्ज, इसमें अपन ऐड कर देंगे 15% सरचार्ज, तो अपने पास टोटल जो टैक्स आएगा वो आएगा 58,69,323 कर देते हैं उसको, 322.85 आ रहा है, इसको 323 कर देते हैं अपन। अब इसमें ऐड कर देंगे अपन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपन ऐड कर देते हैं। 58,69,323
प्लस 4%, कितना आया 61,04,096 कर देते हैं, राइट। तो इसको अपन को पता है कैसे लिखना होगा, इसको अपन को 10 के मल्टीपल में करना पड़ेगा। तो 61,04,100 अपना क्या हो जाएगा, ये टैक्स का अमाउंट अपने पास आ जाएगा। तो ये जहां भी आपको आंसर दिख रहा है उसको आप क्या करेंगे ना, टिक कर देंगे। चलिए एक बार इसको थोड़ा छोटा कर दूंगा, इसको छोटा कैसे करेंगे, इसको छोटा कैसे करेंगे अपन, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, ये लो, ये लो भाई छोटा कर दिया, इसको साइड में रख दिया। चले ठीक है, चलिए चलिए चलिए। तो इसका आंसर होगा 61,04,100 रुपीज, यानी कि बी वाला अपना आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आके अपना ये एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे आके अपना ये एमसीक्यू कंप्लीट हो जाता है। चलिए, कहीं गलत तो नहीं कर दिया आपने, कहीं भी गलत आंसर किया हो तो आप मेरे को माफ कर देना, मेरे को माफ कर देना। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको खुद से इसको एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्या पता मैं गलती कर सकता हूँ, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए एग्जाम में, ठीक है, आपसे गलती एग्जाम में नहीं होना चाहिए। चलिए, अब अपना अगला एमसीक्यू की अपन बात करेंगे, केस सिनेरियो नंबर 19 का अपन बात करने वाले हैं। केस सिनेरियो नंबर अपन 19 का अपन बात करने वाले हैं। चलिए, एक बार आप क्या करेंगे ना, केस सिनेरियो 19 हम खुद से पढ़ेंगे, 1 मिनट का आपको टाइम देता हूँ, उसके बाद अपन क्या करते हैं ना, केस सिनेरियो नंबर 19 अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए, खुद से पढ़ना है, मेरे को नहीं देखना है ना, खुद से पढ़ना है, मेरे को नहीं देखना है। आशियाना मेरा। चलिए, केस सिनेरियो नंबर 19 की अपन बात करते हैं। मिस्टर एक्स wanted to file his return of income for the previous year 24-25. He required assistance for which he has approached you. उसको कुछ मदद चाहिए इसलिए उसने आपको अप्रोच किया है। He has shared the following details relevant to the previous year 24-25 के उसके पास ये फॉलोइंग आपको डिटेल दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है, चलिए बात करते हैं। मिस्टर एक्स owned a house property in मुंबई, उसने मुंबई में हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है। द सेम वॉज रेंटेड आउट फॉर 70,000 पर मंथ, उसने 70,000 पर मंथ में उसको किराए पे दे दिया है। ही क्लेम्स दैट दिस वॉज द ओनली इनकम विच ही अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25. हाउएवर व्हेन यू हैड sought फॉर हिज बैंक स्टेटमेंट, अब उसका का बैंक स्टेटमेंट जब आपने उसको मांगा, यू आर ऑब्जर्व द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एडिशनली, आपने ये भी इन्फॉर्मेशन की देखी है। कौन कौन सी देखी है, देयर इज अ क्रेडिट ऑफ रुपीज 23,975 टूवर्ड्स इनकम टैक्स रिफंड, उसको इनकम टैक्स रिफंड मिला है 23,000 रुपए का, 23,975 रुपए का। उसमें से जो रिफंड का अमाउंट है उसमें से 5,775 5,775 रुपए किस चीज के हैं, इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड है, मतलब जो इनकम टैक्स का आपको रिफंड मिलने वाला था उसका इंटरेस्ट है 5,775 रुपए। ये पता आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाता है, कि आपका अदर सोर्सेज में आपका टैक्सेबल हो जाता है। On 15th August 2024, the bank statement showed a credit of rupees 55,000 which is claimed to have been received as a gift from his grandchildren on his 60th birthday. उसके 60वें बर्थडे पे क्या मिला ना, उसको अपने पोते से गिफ्ट मिला है। पता पोते से जो गिफ्ट मिला वो एग्जाम है, मतलब 56 स्टूडेंट में कवर नहीं होता, उसको अपन टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसके वाले को अपन टैक्सेबल नहीं करेंगे। ऑन फर्दर असेसमेंट यू वर एबल टू अंडरस्टैंड दैट मिस्टर एक्स एंड हिज वाइफ हैड ट्रेवल्ड टू ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया भी घूम के आए थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 टू स्पेंड सम टाइम विथ हर डॉटर, अपनी बच्ची के साथ कुछ टाइम बिताने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया घूम के आए थे। हु इज स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया सिंस हर मैरिज, अपने मैरिज के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहती है वो। ऑन स्क्रूटनी ऑफ देयर पासपोर्ट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट यू कंक्लूड दैट दे हैड लेफ्ट इंडिया ऑन 27 सितंबर 2024, मतलब वो इस साल में 27 सितंबर 2024 को इंडिया छोड़ के चले गए थे। एंड रिटर्न ऑन 30 मार्च 2025, और 30 मार्च को वापस इंडिया में आ गए थे। ड्यूरिंग द 4 ईयर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, इस साल को छोड़ के इसके पिछले 4 सालों में वो दोनों इंडिया में कितने दिन रहे थे,
वो 320 डेज इंडिया में रहे थे। मतलब पिछले 4 सालों में मिला के कितने रहे थे, वहां पे 320 डेज इंडिया में रहे थे। प्रायर टू द डेट दे हैड बीन स्टेइंग ओनली इन इंडिया। इससे पहले ना, वो 4 सालों से पहले जब 320 दिन रहे थे, उसके पहले वाले सालों में वो इंडिया में ही रहते थे, वो इंडिया के ही बंदे थे। इसके बेस पे आपको क्या करना है ना, एमसीक्यूज के आपको आंसर देना है। तो पहला एमसीक्यू क्या है, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25। वो रेजिडेंट कौन सा, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, या नॉन रेजिडेंट ROR है या RNOR है, वो अपन को यहाँ पे चेक करना रहेगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं 182 डेज वाला कंडीशन, राइट। अपन को 2 कंडीशन चेक करना होता है, उनमें से कोई भी अगर एक कंडीशन मीट हो जाती है तो अपना रेजिडेंट बन जाएगा। कौन कौन सी कंडीशन है, एक तो 182 डेज वाला, और सेकंड रहता है 60 डेज इन करंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीवियस ईयर, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के। अब मेरी बात सुनना, करंट प्रीवियस ईयर को छोड़ के पिछले 4 साल में तो 320 दिन ही रहा है, तो ये वाली कंडीशन तो मीट होती नहीं है। अगर 182 दिन वाली मीट हो जाए तो रेजिडेंट बन जाएगा। अगर 182 डेज वाली कंडीशन मीट हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, रेजिडेंट बन जाएगा। चलिए चेक करते हैं, चलिए चेक करते हैं। चलिए चलिए चेक करते हैं अपन। चलिए, तो ये अप्रैल में कितने दिन रहा था, अप्रैल में इंडिया में ही था ये, 27 सितंबर को इंडिया से बाहर गया था, तो अप्रैल में 30 डेज इंडिया में था वो। अप्रैल में 30 डेज इंडिया में था, मई में 31 डेज इंडिया में था, जून में 30 डेज इंडिया में था, जुलाई में 31 डेज इंडिया में था, अगस्त में 31 डेज था, और सितंबर में 27 डेज इंडिया में था, राइट। और वापस कब आया, ये वापस आया अपना 30 मार्च को वापस आया था। 30 मार्च को इंडिया में था और 31 मार्च को इंडिया में था, यानी 2 दिन और इंडिया में था ईयर एंड होने के पहले। तो कितने दिन इंडिया में रह गया है, कितने दिन इंडिया में था, देखो ये था 1 2 3 4 5 5 और ये भी 6 हो जाएगा, 180 182 दिन। तो उसने ये वाला कंडीशन मीट कर दिया, ये वाला कंडीशन उसने क्या कर दिया, मीट कर दिया, तो ये रेजिडेंट बन चुका है। ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है रेजिडेंट, राइट। ये बन गया अपने पास रेजिडेंट। अपन को और इन्फॉर्मेशन दे रखा है, हाँ दे रखा है ना सर। इसने बोला कि 4 साल तो इंडिया में था ये 320 दिन के लिए, उसके पिछले सालों में वो इंडिया में ही था। तो अपन को पता है ROR या RNOR वाले 2 कंडीशन अपन और चेक करेंगे। सर वो 2 कंडीशन कौन सी है, पहली कंडीशन तो है कि वो पिछले 2 सालों में 2 years इन लास्ट 10 years रेजिडेंट, मतलब पिछले 10 सालों में किसी भी 2 साल में वो रेजिडेंट रहा है। तो मेरी बात समझना, अपन को इतने से समझ में आ जाता है। उसने क्या बोला, 4 साल से पहले वो इंडिया में ही रहता था। इसका मतलब क्या था, वो 4 साल से पहले इंडिया में रेजिडेंट ही था हमेशा। तो पिछले 2 सालों में वो रेजिडेंट है, ये वाली कंडीशन वो मीट करता है, ठीक है। और फिर क्या बोलते हैं ना, दूसरी वाली कंडीशन है कि पिछले 7 सालों में वो 730 दिन इंडिया में रहा है। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, ये पिछले 4 सालों में 320 दिन है, उसके पिछले सालों में जो पिछले 3 साल बच गए ना, 4 साल तो ये हो गए 320 दिन रहा था, और बाकी जो पिछले 3 साल है उसमें वो इंडिया में ही था। तो हर साल 365 दिन इंडिया में था। तो ये तो भाई 1000 से भी ऊपर होता है, तो 730 से पार कर ही लेगा। इसका मतलब क्या है, रेजिडेंट बट ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। यहाँ पे R बट OR बन जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा ए वाला। यहाँ पे आंसर अपना सही हो जाएगा। चलिए दूसरा आंसर अपन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं। मिस्टर एक्स रिक्वेस्ट यू टू कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी। उसने आपसे रिक्वेस्ट किया कि मेरा टैक्स का लायबिलिटी निकालो फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 इन ए मैनर सच दैट हिज टैक्स लायबिलिटी इज मिनिमम। उसका टैक्स का लायबिलिटी मिनिमम आए, उस मैनर से आपको टैक्स निकालना है। अकॉर्डिंगली हिज टैक्स लायबिलिटी वुड बी, उसका टैक्स लायबिलिटी कितना होगा ये आपको बताना है। अब मेरी बात समझना, इसका इनकम कौन कौन सा वाला है। एक तो उसका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है कितना है, 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 8,40,000। तो उसको ये एफडी का ब्याज नहीं, इनकम टैक्स रिटर्न पे उसको, इनकम टैक्स रिफंड पे उसको इंटरेस्ट मिलता है, वो वाला इसका इनकम है कितना है, वो है 5775। उसके अलावा उसके पास कोई भी इनकम नहीं है, ठीक है। तो पता है आपको ये हाउस प्रॉपर्टी हेड है, इसमें आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा। 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा, तो कितना मिल जाएगा, 840 का 30% आप लेस कर देंगे, 840 का 30% आप लेस कर देंगे, तो अपने पास बचेगा 588, ठीक है। टोटल इनकम अपना कितना आएगा, 5775 ऐड कर देंगे तो अपने पास आएगा 593
775, ठीक है। इस पे अपन टैक्स निकालेंगे एज पर नॉर्मल प्रोविजन और एज पर 115 बीएससी। तो अपन 115 बीएससी से टैक्स निकालेंगे और अपन नॉर्मल वाले से टैक्स निकालेंगे, राइट। 115 बीएससी से जब अपन टैक्स निकालेंगे तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेके 7 लाख तक 5% टैक्स लगता है। तो मेरी बात समझना, तो 3 से लेके 7 लाख तक जो 5% टैक्स लगता है, तो 7 लाख तक पता है हमको रिबेट भी मिलता है, 87 का अपन को रिबेट भी मिल जाता है। तो पता है जो 7 लाख जो भी टैक्स आएगा वो वैसे भी अपना छूट है, मतलब उसको टैक्स अपना लगने वाला नहीं है। तो यहाँ पे अपना टैक्स का लायबिलिटी आएगा नील, ठीक है। और यहाँ पे 60 साल का हो चुका है, पता है यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे 60th बर्थडे मना चुका है। इसका मतलब यहाँ पे भी उसको 3 लाख का स्लैब लगने वाला है। 3 तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से लेके 5 तक 5% है, 5 से ऊपर वाले पे 20% है। तो यहाँ पे इसका टैक्स का लायबिलिटी इस पे आने वाला है, यहाँ पे उस पर टैक्स का लायबिलिटी आने वाला है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे अगर टैक्स आएगा और यहाँ पे जब टैक्स नील ही आ रहा है तो अपन कौन सा वाला टैक्स पे करेंगे, अपन 115 बीएससी से टैक्स पे करेंगे। चलिए अपन कंप्यूट करके देखें, चलिए 115 बीएससी 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से लेकर 7 लाख तक 5% लगता है। इसका मतलब कितना होगा ना, 2,593,775 में से अपन 3 लाख कम कर देंगे तो अपने पास आएगा 293,775। इस पे 5% लगने वाला है। इस पे 5% कितना टैक्स आएगा फटाफट से बताओ मेरे को। 293,775 इंटू 5%, तो अपना आएगा 14,689। इस पे अपन 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करने से पहले क्या देंगे, इसको रिबेट दे देंगे। तो रिबेट कितना मिलता है, 25,000 तक मिलता है। तो ये 14,000 पूरा रिबेट में चला जाएगा और आपको 1 रुपये भी यहाँ पे टैक्स नहीं लगने वाला। अगर अपन नॉर्मल प्रोविजन की बात करें तो 3 से लेके 5 तक 5% लगेगा। इससे कितना लगेगा, ये 2 लाख पे 5% आता है 10,000 रुपये, राइट। उसके ऊपर वाले पर 20% यानी कि कितना आएगा 93,775 पे 20%, ये आएगा 18,000 रुपये, 18,755। इसको अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास आएगा 28,755। इसमें अपन 4% हेल्थ एजुकेशन से ऐड कर देंगे तो अपने पास आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी अपने पास आ जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, नील वाला पे करेंगे ना यार, जहां टैक्स का लायबिलिटी कमा रहा है वो अपन को पे करना है। तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, राइट। चलिए, मिस्टर एक्स हैड गिवन द हाउस प्रॉपर्टी एट मुंबई ऑन रेंट टू वाई ए सैलरीड एम्प्लॉय। वो जो रेंट पे कर रहा है वो सैलरीड एम्प्लॉय है। इज देयर एनी रिक्वायरमेंट टू डिडक्ट टीडीएस ऑन सच रेंट। उस रेंट पे उसको टीडीएस काटने का जरूरत है क्या मिस्टर वाई को। इफ यस, व्हाट वुड द अमाउंट ऑफ टीडीएस। का टीडीएस का अमाउंट कितना होगा। अब मेरी बात समझना, 194 आई में कौन टीडीएस काटता है, इसका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर हो, ठीक है। तो सैलरीड पर्सन है, उसका बिजनेस का टर्नओवर तो होगा नहीं, तो ये 194 आई में तो टीडीएस नहीं काटेगा। 194 आई में तो टीडीएस नहीं काटेगा मिस्टर वाई। पर ध्यान रखना 194 आई बी क्या बोलता है, अगर जो जिसका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर नहीं है या फिर जो बिजनेस इनकम उसका नहीं है उसको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर उसका मंथली रेंट 50,000 रुपए से ज्यादा वो पे कर रहा है तो ये 70,000 रुपए मंथली पे कर रहा है, इससे 50,000 से ज्यादा पे कर रहा है। तो ये अपने क्या कर रहा है, साल के लास्ट में पूरा ईयर एंड होने पर मार्च का जो रेंट पे करेगा ना उसमें से काटेगा पूरा टीडीएस। ये पर मंथ नहीं काटता है भाई, ये बिजनेस वाला बंदा नहीं है, हर महीने रिटर्न नहीं भर सकता टीडीएस का, हर क्वार्टरली अपना रिटर्न नहीं भर सकता। ये साल के लास्ट में एक बार क्या करेगा, टीडीएस काटेगा। तो साल में जो भी रेंट आता है ना 70,000 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी कि 8,40,000, इसका मार्च का जो आएगा ना, मार्च का टीडीएस जो रेंट पे करेगा उसमें से टीडीएस काट लेगा, इसका 2% टीडीएस काट लेगा। पता है 1 अक्टूबर के बाद आपका रेट चेंज हो गया, 2% हो गया इसके ऊपर, तो अपना 2% का टीडीएस आने वाला है 16,800। ये क्या करेगा, जब मार्च का रेंट पे करेगा ना 17,000 रुपए, उसमें से क्या करेगा 16,800 रुपए कम करके ये रेंट पे कर देगा। जो रिमेनिंग बचेगा वो रेंट पे कर देगा, बाकी वाला गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा कि भी टीडीएस के रूप में, ठीक है। तो इसका 16,800 टीडीएस करेगा 194 एम में, राइट। सॉरी 194 एम नहीं, सॉरी 194 एम नहीं, 194 आई बी में, सॉरी 194। अरे क्या है भाई तेरे 194, अरे रुक जा मेरे भाई 194। अच्छा यहाँ नहीं लिख सकते ना, ये कोने में आ गया ना, ये काट लेगा, ये अपना टीडीएस काट लेगा 194 आई बी में, ठीक है। तो कितना कटेगा 16,800 रुपए। तो कह रहा है आपको टीडीएस काटने का जरूरत नहीं है, आंसर गलत है, आपको काटना पड़ेगा, सही बात है। 42,000 रुपए काटना पड़ेगा, किस बात का भाई, नहीं कटेगा, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा मिस्टर वाई को 16,800 रुपए, ये वाला सही है। तो यहाँ कह रहा है नहीं काटना पड़ेगा, ये भी गलत है। तो अपना आंसर कौन सा वाला सही हो जाएगा, अपना आंसर सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अपना सी वाला आंसर सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एडवांस टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स 60 साल से ऊपर है, उनका पीजीबीपी का इनकम भी नहीं है, उसका सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है और अदर सोर्सेज से इनकम है। तो इनको पीजीबीपी का इनकम अगर नहीं होता, अगर आप 60 से ऊपर हो यानी सीनियर सिटीजन और आपका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, तो आपको एडवांस टैक्स पे करने का जरूरत नहीं है।
तो ये क्या कहता है ना, एडवांस टैक्स लायबिलिटी शेल नॉट अराइज बराबर है टू मिस्टर एक्स सिंस ही इज नॉन रेजिडेंट, ये तो रेजिडेंट है ना, ये तो गलत है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी शेल नॉट अराइज सिंस मिस्टर एक्स इज रेजिडेंट सीनियर सिटीजन बराबर एंड ही हैज नो इनकम चार्जेबल अंडर द हेड प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये वाला सही लग रहा है हमको। एडवांस टैक्स लायबिलिटी शेल अराइज सिंस इज नॉन रेजिडेंट, ये भी गलत है। एडवांस टैक्स लायबिलिटी शेल अराइज सिंस हिज टैक्स लायबिलिटी इज नॉट लेस देन 10,000, ये भी गलत है भाई, सीनियर सिटीजन है और उनका बिजनेस का इनकम नहीं है, इसलिए उसके पास एडवांस टैक्स लायबिलिटी का, उसके पास एडवांस टैक्स भरने का लायबिलिटी उस पर नहीं आने वाला है। तो अपना आंसर बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे अपना एमसीक्यू नंबर कौन सा वाला था, ये 19 अपना कंप्लीट हो जाता है। यहाँ अपना एमसीक्यू नंबर 19 अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए यहाँ तक आप वापस पढ़ेंगे 19 तक, फिर अपन क्या करेंगे 20 एमसीक्यू की बात करने वाले हैं, 20th एमसीक्यू की अपन बात करने वाले हैं। चलिए